हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव एनिमेटेड टाइमलाइन वेबसाइट और सिर्फ HTML और CSS की मदद से हम ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड टाइमलाइन वेबसाइट बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो अभी आपको ये वेबसाइट बहुत सिंपल लग रही होगी। आप बोलोगे यार यहाँ पे एक H1 टैग लगा हुआ है, बीच में एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर इमेजेस हैं, लेफ्ट साइड पे कार्ड्स हैं और राइट साइड पे कार्ड हैं। कोई नई बात तो इसमें देखी नहीं रही हमें। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखो एक स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको ये सारी चीजें आते हुए दिख रही हैं। देख रहे हो कितनी स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको बीच में वर्टिकल लाइन भी आते हुए दिख रही है, ये कार्ड्स आपको एक एक करके आते हुए दिख रहे हैं, ये इमेजेस आपको एक एक करके आते हुए दिख रही हैं। तो ये चीज़ हम CSS की मदद से कैसे अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस टाइमलाइन वेबसाइट को ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से यूज़ करो। आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट को ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा अगर आप ये टाइमलाइन वेबसाइट यूज़ कर लोगे। आप बीच में हेडिंग डाल सकते हो स्किल्स की, आप यहाँ पर अपनी स्किल्स की जो है इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पर आप अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो कि मुझे HTML पे काम करते हुए इतना टाइम हो चुका है, मुझे CSS पे काम करते हुए इतना टाइम हो चुका है, मेरा जावास्क्रिप्ट में इतना एक्सपीरियंस है। तो आप इसको मल्टीपल वेबसाइट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये टाइमलाइन वेबसाइट, ये एनिमेटेड टाइमलाइन वेबसाइट अगर आपने बनाना सीख ली तो आप इसको अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करके उन वेबसाइट्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो। क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है? बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स बना के दिखाता हूँ वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिस्पॉन्सिव कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसको जैसे ही यहाँ पे स्मॉल डिवाइसेस में लेकर आ रहा हूँ, जैसे ही मैं इसका व्यू जो है वो छोटा कर रहा हूँ तो देखो ये किस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्सिव खुद बना रहा है। देख रहे हो किस तरीके से बना रहा है। और स्मॉल डिवाइसेस में यानी कि आपकी मोबाइल डिवाइसेस में ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या इसमें भी एनिमेशन काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ये देखो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर आपको ये एक स्मूथ एनिमेशन के साथ सारे आपको कार्ड्स आते हुए भी दिखेंगे, सारी इमेजेस भी आपको आते हुए दिखेंगी एक एक करके, और आपको ये वर्टिकल लाइन भी मूव होते हुए दिखेगी। तो ये चीज़ हम CSS की मदद से कैसे बना सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस वीडियो के एंड में आप ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव एनिमेटेड टाइमलाइन वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो, उनको बताओ यहाँ पर बिगनर फ्रेंडली HTML और CSS आपको बनाकर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होते हैं सारे प्रोजेक्ट्स। हमने रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी, रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म बनाया था हम लोगों ने, स्टनिंग प्रोडक्ट कार्ड UI डिजाइन बनाया था, E-कॉमर्स प्रोडक्ट कार्ड पेज बनाया था। एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इन प्रोजेक्ट्स को कैसे नेटलीफाई पर फ्री होस्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने ग्लास मॉर्फिज्म कार्ड्स बनाए थे, हम लोगों ने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव E-कॉमर्स वेबसाइट भी बनाई थी, और इसके साथ साथ हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव एनिमेटेड प्रोफाइल कार्ड्स बनाए थे, और लास्ट जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था वो था हमारा एनिमेटेड 3D एंड साइन अप फॉर्म। तो इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपकी HTML और CSS की स्किल्स और ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी, और फ्यूचर में भी मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा HTML और CSS से रिलेटेड वो सारे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और आज हम बनाने वाले हैं ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव एनिमेटेड टाइमलाइन वेबसाइट। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। मैंने एक फोल्डर बना लिया टाइमलाइन वेबसाइट के नाम से, मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैंने एक पहले से फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का। ये इमेजेस आपको कहाँ से मिलेंगे? ये इमेजेस आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको नेट से नहीं चाहिए, आपको यही इमेजेस चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये इमेजेस, तो आप वीडियो को पॉज करो और ज़रा नीचे फर्स्ट कॉमेंट में देखो सोर्स कोड का आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपको वहाँ पे सोर्स कोड भी मिल जाएगा और आपको वहाँ पे ये इमेजेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है ओपन विद कोड का। मैं इस पर क्लिक करूँगा तब भी मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपने लिखना है CMD के बाद आपने क्या करना है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर आकर लिखना है कोड स्पेस डॉट और हिट एंटर करोगे तब भी आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन आता है, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मेरे पास ऑप्शन आता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन विद कोड पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा इमेजेस वाला फोल्डर मुझे दिख रहा है। इसमें मेरी सारी इमेजेस होने वाली हैं जो मैं इस वेबसाइट में यूज़ करूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं एक HTML की फाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा index.html के नाम से मैं एक HTML की फाइल बना लूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा, ये HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग में आकर मैं यहाँ पर लिख लूंगा टाइमलाइन वेबसाइट। ठीक है, और एक काम ये करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड
टाइमलाइन वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक मैं CSS की भी फाइल बना लेता हूँ। CSS की फाइल क्यों? क्योंकि जितनी भी मैं स्टाइलिंग करूँगा वो मैं किस में करूँगा, CSS की स्टाइल में, CSS की फाइल में करूँगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक फाइल बना लूँगा style.css के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मेरी क्या होगी, मेरी जितनी भी स्टाइलिंग मैं करूँगा वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैं इस फाइल को यहाँ पर लिंक भी करवा लेता हूँ। तो मैं लिंक करवाने के लिए क्या करूँगा, link:CSS लिखूंगा और style.css की जगह क्या लिखूंगा, style.css ही लिखा रहने दूंगा, क्योंकि मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, style.css। तो जब भी यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, style.css। अगर आप CSS की फाइल किसी और नाम से बनाते हो तो आप यहाँ पे सिंपल नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने CSS की फाइल भी बना ली। अब एक चीज़ है जो मुझे अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड करनी है, वो है गूगल फॉन्ट्स का। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे इतने अच्छे फॉन्ट दिख रहे हैं ना, ये तो मैं ये फॉन्ट कहाँ से उठाऊंगा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो। मैं आकर यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर लिखूंगा गूगल फॉन्ट फैमिली। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखोगे आपके पास ये जो पहली ही वेबसाइट आ रही है, अपने इस वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं जो इस वेबसाइट में, इस प्रोजेक्ट में जो मैं फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ वो होगा मेरा पॉपिंस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर पॉपिंस को सर्च करूँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं कुछ स्टाइल्स को क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये पहले से जो सिलेक्ट हुए मैं ज़रा इनको हटा देता हूँ। यहाँ से आके मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई तुम ज़रा हट जाओ, रिमूव ऑल कर देता हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से करके दिखाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट लाइट 300 कर लूँगा, एक ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये 500 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये जो 700 वाला होता है, एक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये 3 स्टाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेना है, Ctrl+C करना है और यहाँ पर लाकर आपने इसको क्या कर देना है, CSS की फाइल में लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है यूनिवर्सल सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आपने जो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखनी है वो आप क्या लिखोगे, ये जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली, पॉपिंस और सेंस सेरिफ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर लूँगा। तो अब पूरे वेब पेज में मेरी जो फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी वो कौन सी अप्लाई हो जाएगी, पॉपिंस की अप्लाई हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त, ये चीज़ भी हमने कर ली है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि इसका भी अब मुझे कोई काम नहीं है। अब हम अपनी इस टाइमलाइन वेबसाइट का स्केलेटन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको H1 का टैग दिख रहा था वहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, एक H1 का टैग लगा लूँगा और मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख लूँगा, किसकी, टेक्नोलॉजीज़ की। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने टेक्नोलॉजीज़ की हेडिंग लिख ली। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास क्या दूंगा, टाइमलाइन की। तो मैं यहाँ पे .timeline लिखूंगा तो मेरा एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, टाइमलाइन होगी। इसी डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, इसी डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसकी क्लास क्या होगी, कंटेनर। तो मैं डॉट लिख के यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंटेनर लिख दूंगा। तो एक डिव बन चुका है जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है। अब इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, मैं इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा जिसकी मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट बॉक्स की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा .text-box। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिव बन चुका है जिसकी क्लास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है, मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पे आके H2 लिखूंगा और पहला जो मैं यहाँ पे कार्ड बनाऊंगा वो बनाऊंगा HTML का। उसके बाद आप यहाँ पे स्मॉल का टैग यूज़ कर सकते हो। स्मॉल के टैग से क्या होता है कि जो भी टैक्स आप लिखते हो वो आपको थोड़ा स्मॉल में दिखता है। तो मैं यहाँ पे आके लॉरेम और लॉरेम के बाद आके मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और लॉरेम 5 क्या, मैं यहाँ पे 4 ही रहने देता हूँ यार, छोटा ही रखते हैं हम यहाँ पे चीज़ों को। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक पैराग्राफ टैग बना लूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा लॉरेम 7। ठीक है भाई, ये भी हमने पैराग्राफ टैग भी यहाँ पे बना लिया। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं और गो लाइव पर क्लिक करते हैं। लाइव सर्वर क्या करेगा, मेरी index.html की फाइल को मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो देखो यहाँ पर मेरी हेडिंग भी आ चुकी है, जो मैंने कार्ड यहाँ पे पहला बनाया है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काम ये करना है कि मुझे इसको क्या करना है, रिपीट करना है। कितना रिपीट करना है, मैंने इसको यहाँ से कंटेनर वाला जो मेरा डिव है, ये जो मेरा कंटेनर वाला डिव है, मुझे इसको कॉपी करना है। कितनी बार, एक कार्ड, 2, 3, 4, 5। मेरे पास कितने कार्ड्स हैं प्रोजेक्ट में, 5 हैं। आप चाहो तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको 4 बार पेस्ट कर दूँगा। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया, 1 बार पहले था तो ये 5 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आकर जल्दी से इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ। मैं इसको HTML की जगह क्या कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा CSS। ठीक है, इसको CSS कर देंगे और यहाँ पर आकर हम इसको क्या कर देंगे, जावास्क्रिप्ट कर देंगे, JS लिख लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको कर दूंगा C++ और C++ के बाद मैं जो आखिरी वाला लिखूंगा अपना, वो लिख दूंगा PHP का। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, PHP लिख दूंगा, PHP। तो मैंने यहाँ पर अपने सारे कार्ड्स बना लिए हैं। Ctrl+S से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये मेरे पास सारे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं।
अब हम चलते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा ज़रा स्टाइल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी यहाँ पर आ जाऊँगा CSS की फाइल में, मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी यहाँ पे CSS की फाइल में आऊँगा। सबसे पहले तो जो मैं काम यहाँ पे बोलने वाला हूँ वो मैं कुछ वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ। CSS में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ पे कॉलन लिखना है, कॉलन के बाद आपने लिखना है रूट, रूट के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे कलर्स के लिए क्या करने वाला हूँ, वेरिएबल बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे डबल डैश यूज़ करूँगा और डबल डैश के बाद मैं बोलूँगा color1, जो मेरा पहला कलर होने वाला है वो मेरा कौन सा कलर होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश, हैश के बाद लिखूँगा EADBC और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8। ठीक है, पहला कलर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो ये होगा। दूसरा वेरिएबल मैं बनाऊंगा color2 के नाम से और इसके अंदर जो मैं कलर दूंगा वो मैं दूंगा, यहाँ पे मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 0, 0 के बाद लिखूंगा F2C59। ठीक है, ये मेरा दूसरा कलर होने वाला है। और जो तीसरा कलर मेरे पास होगा वो मेरा सिंपल वाइट कलर होगा। एक सेकंड, मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, #FFF कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा वाइट कलर होगा। अब ये वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, ये चीज़ मैंने अपने CSS के ट्यूटोरियल में भी बताई थी जब मैंने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। वेरिएबल्स हम इस वजह से बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे अपनी वेबसाइट का कलर चेंज करना हो तो मुझे बार बार जाकर उस हर जगह जाकर उन कलर्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर कलर चेंज करूँगा और मेरी पूरी वेबसाइट में जल्दी से क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे हर जगह जाकर बार बार जाके कलर्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है। ठीक है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब भी कलर्स वगैरह यूज़ करो या और भी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, CSS वेरिएबल्स बना सकते हो ताकि इन फ्यूचर अगर आपने किसी चीज़ को चेंज करना पड़े तो आप इजीली कर सको। अब मैं यहाँ यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर आके सबसे पहले बोल दूंगा कि भाई M0 + P0, इससे क्या होगा, मार्जिन 0 और पैडिंग 0 हो जाएगी। और यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग में इसको दे दूंगा बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मार्जिन पैडिंग आ रही थी वो यहाँ से अब जा चुकी है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके अपने वेब पेज की बॉडी को टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बॉडी और बॉडी के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि बैकग्राउंड इसका क्या कर दो, मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा वेरिएबल, ये जो color1 के अंदर जो मैंने कलर दिया है वो इसका क्या सर सिलेक्ट कर दो, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर दो। और यहाँ पे मैं ज़रा इसको कलर 3 कर देता हूँ, मैंने इसको चेंज नहीं करा, ये कलर 3 है हमारा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मेरी वेब पेज का यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ठीक है भाई, बैकग्राउंड आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हम अपने H1 को सबसे पहले टारगेट करेंगे और H1 को टारगेट करने के बाद मैं बोलूँगा TAC का मतलब टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो, FSZ और 2.2 रैम, 2.2 रैम मतलब क्या होगा, फॉन्ट साइज इसका क्या कर दो, 2.2 रैम कर दो। और FW 700 जो हमने पॉपिंस में 700 वाला सिलेक्ट किया था ना, वो इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट वेट अप्लाई कर रहा हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मेरी H1 पे यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं जरा यहाँ से थोड़ा सा जरा नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखें। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉट टाइमलाइन वाले डिव को टारगेट करूंगा। मैंने यहाँ पे टाइमलाइन वाले डिव को टारगेट कर लिया। सबसे पहले मैं बोलूंगा POR मतलब पोजीशन इसकी क्या कर दो, रिलेटिव कर दो। तो पोजीशन तो इसकी यहाँ पे रिलेटिव हो चुकी है। अब मैं इसको मैक्स विड्थ दूंगा, क्या दूंगा, मैक्स विड्थ के भाई ज्यादा से ज्यादा इसकी विड्थ कितनी रहनी चाहिए, 1200 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1200 पिक्सल। उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे दूंगा, मैं दे दूंगा 100 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा ऑटो। ठीक है, मैं यहाँ पे जरा बीच में स्पेस दे देता हूँ, लेफ्ट और राइट से मैंने इसको ऑटो दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे टाइमलाइन भी मेरा डिजाइन हो चुका है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये इस तरीके से अभी यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने कंटेनर को टारगेट करूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट कंटेनर लिखूंगा और कंटेनर के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले दूंगा पैडिंग। पैडिंग में इसको दे दूंगा 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मैं दे दूंगा 50 पिक्सल। ठीक है भाई, उसके बाद मैं POR लिखूंगा मतलब पोजीशन इसकी क्या कर दो, रिलेटिव कर दो। विद में इसको दे दूंगा 50% की, और इसके साथ साथ अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं बैकग्राउंड दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको बैकग्राउंड क्या दूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा RGBA, और RGBA के अंदर मैं वैल्यू दूंगा 000 और 0.5 दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जरा ब्लैक कलर से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे कार्ड्स आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है भाई, अभी हम इसको ज़रा और देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं सिंपल आऊँगा यहाँ पे और मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को क्या करूँगा, टारगेट करूँगा। तो मैं डॉट टेक्स्ट डैश बॉक्स को क्या करूँगा, यहाँ पे टारगेट करूँगा, और इसके अंदर मैं सबसे पहले पैडिंग बोल दूंगा टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल। ठीक है भाई, उसके बाद मैं बोलूँगा बैकग्राउंड कि इनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा, और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के अंदर मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा अपना कलर, कौन सा, color2 वाला। ठीक है, ये वाला कलर मैं दे दूँगा। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, POR लिखूँगा मतलब पोजीशन इसकी रिलेटिव कर दो, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करूँगा। ठीक है, बॉर्डर में इसको कितना दूंगा, बॉर्डर में इसको दे दूँगा 2 पिक्सल
पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड के बाद मैं वेर यूज़ करूँगा और वेर के बाद मैं बोलूँगा ये जो वाइट वाला जो मेरा कलर है वो मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, बॉर्डर भी दे दिया है। अब इसके साथ साथ मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ ताकि इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएं, राउंडेड हो जाएं। तो मैं बॉर्डर रेडियस इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल का और फॉन्ट साइज में इसको दे देता हूँ 15 पिक्सल का। तो फॉन्ट साइज में इसको दे देता हूँ 15 पिक्सल। कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ कि अब क्या हुआ है। अच्छा भाई, इस तरीके से यहाँ पर मेरे कार्ड जो है वो आ चुके हैं। अभी तो बहुत बुरे दिख रहे हैं लेकिन अभी हम इसको बहुत अच्छा सा स्टाइल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी आपने। ठीक है भाई, टेक्स्ट बॉक्स भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर इसमें इन कंटेनर्स में कुछ क्लासेस देने वाला हूँ। ये क्लासेस किस लिए दूंगा, अगर आप यहाँ पर गौर करो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट कंटेनर आ रहे हैं, राइट कंटेनर आ रहे हैं, फिर लेफ्ट आ रहे हैं, अल्टरनेटिव्स दिए हैं मैंने। एक लेफ्ट आएगा, फिर एक राइट आएगा, फिर एक लेफ्ट आएगा, फिर देखो एक राइट आ रहा है, फिर लेफ्ट आ रहा है, फिर राइट आ रहा है। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ पर पहले एक क्लास देनी पड़ेगी। ठीक है, हर कंटेनर में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास देनी पड़ेगी। पहले वाले कंटेनर को मैं क्लास दे दूंगा लेफ्ट डैश कंटेनर की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा लेफ्ट डैश कंटेनर की, मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, क्लास दे दूंगा। ठीक है, और इसी क्लास को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस कंटेनर में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दे दूंगा और इसको मैं लेफ्ट की जगह इसको क्या कर दूंगा, राइट कंटेनर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आऊँगा मैं तीसरे वाले कंटेनर में, इसको भी ये वाली क्लास दूंगा और यहाँ पे लेफ्ट ही रहने दूंगा। चौथे वाले में मैं इसको दे दूंगा राइट कंटेनर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, राइट कंटेनर। और जो आखिरी वाला कंटेनर है मेरा 5th कंटेनर, उसको भी मैं क्या करूँगा, लेफ्ट कंटेनर वाली क्लास दे दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा लेफ्ट कंटेनर। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट कंटेनर वाली क्लास को यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट कंटेनर वाली क्लास को मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया और सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा लेफ्ट, इसका क्या कर दो, 0 कर दो, सिंपल। इसके बाद मैं राइट कंटेनर को क्या करूँगा, मैं इसी क्लास को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे लेफ्ट कंटेनर की जगह क्या लिख दूंगा, राइट कंटेनर। और इसमें मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट इसका कितना कर दो, 50% कर दो। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा उस तरफ चली जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से, एक सेकेंड, मेरा प्रोजेक्ट देखो ये इस तरीके से यहाँ पे अल्टरनेटिव आ चुके हैं। ठीक है, देख रहे हो कितना ज़बरदस्त तरीके से मैंने इनको क्या कर लिया, अल्टरनेटिव यहाँ पे लगा दिया है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर इमेजेस। तो इमेजेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मुझे हर कंटेनर के अंदर अपनी इमेजेस को सेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा सबसे पहले ये वाले कंटेनर के अंदर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर IMG का टैग यूज़ करूँगा और SRC के अंदर मैं अपनी इमेजेस का पाथ दूंगा। तो इमेजेस का है मेरी इस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पर SRC के अंदर लिखूंगा इमेजेस स्लैश, कि भाई इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाओ और HTML.png वाली इमेज को यहाँ पे सेट कर दो। ठीक है, ऐसे ही मैं इसी इमेज टैग को यहाँ पे कर लूंगा कॉपी और यहाँ पर लाने के बाद इस हर कंटेनर में इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये CSS का है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा CSS.png। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है किसका, जावास्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा JS.png। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मेरे पास JS.png वाली इमेज है तो मैंने यहाँ पर JS.png वाली इमेज लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास C++ का, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा C++.png। ठीक है, और आखिरी मेरा क्या है, आखिरी मेरा है PHP का। तो मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा PHP.png। कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अभी तो मेरी इमेजेस बहुत अजीब सी दिख रही हैं लेकिन लग चुकी हैं सारी इमेजेस, ये मुझे इतना दिख चुका है। ठीक है भाई, अब हम अपनी इमेजेस को भी क्या कर लेते हैं, जल्दी से सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा डॉट कंटेनर, कि भाई कंटेनर वाले डिव के अंदर मेरा जो IMG का टैग है उसको तुमने स्टाइल करना है। अब उस पर क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, POA मतलब पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। उसके बाद मैं बोलूँगा विड्थ इसकी कितनी कर दो, 40 पिक्सल विड्थ इसकी बिल्कुल सही रहेगी। उसके बाद मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगा 50% ताकि ये इमेजेस बिल्कुल सर्किल बन जाएं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको राइट से दे दूंगा -20 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैं टॉप से इसको दे दूंगा 32 पिक्सल का। ठीक है, टॉप से मैंने इसको 32 पिक्सल दे दिया और जी इंडेक्स में इसको दे दूंगा 1। ठीक है, जी इंडेक्स भी मैंने इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब देखो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो सारी इमेजेस मेरी सेट हो चुकी हैं लेकिन एक मसला आ रहा है, लेफ्ट कंटेनर की जो इमेजेस हैं वो तो सही जगह पर हैं, मुझे यहीं पे ही चाहिए, लेकिन जो राइट कंटेनर की इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और मुझे इसकी इमेजेस कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आऊँगा यहाँ पर और मैं बोलूँगा कि भाई ये जो मेरा राइट कंटेनर है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, राइट कंटेनर की जो इमेज है, ठीक है, राइट कंटेनर की जो इमेज है उसमें लेफ्ट कितना कर दो, -20 पिक्सल कर दो। तो अब कंट्रोल से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊँगा। तो अब मेरी इमेजेस बिल्कुल सही जगह आ चुकी हैं जहाँ पर मुझे चाहिए थी।
अब जो मेरा मेन काम है वो किस में है, मुझे चाहिए ये वर्टिकल लाइन, ये देख रहे हो ये वर्टिकल लाइन, मुझे ये वर्टिकल लाइन चाहिए यार। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट टाइमलाइन, ठीक है। डॉट टाइमलाइन के बाद मैं सूडो एलिमेंट का यूज करूंगा, कौन सा, आफ्टर का, कि भाई टाइमलाइन के बाद तुमने क्या ऐड करवाना है। मैं यहाँ पर उसके लिए स्टाइलिंग करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले बोलूंगा कि भाई इसका कंटेंट क्या कर दो, यहाँ पे खाली कर दो, ठीक है। और उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई पोजीशन, POA पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दो। उसके बाद मैं विद इसकी कर दूंगा 6 पिक्सल, ठीक है, विद इसकी 6 पिक्सल बिल्कुल इनफ रहेगी। हाइट में इसको कर दूंगा 100% की, ठीक है। और हाइट 100% की देने के बाद मैं इस पे सेट करूंगा बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को, ठीक है। और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में मैं जो कलर दूंगा इसको मैं दूंगा -DA के बाद मैं दूंगा C0 के बाद मैं दूंगा A3, ठीक है। ये जो मेरा कलर है ये मैं इसको दे दूंगा। और उसके बाद अब मैंने क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड भी दे दिया। अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। वो जो मेरी वर्टिकल लाइन है उसको मैंने बॉर्डर भी देना है, और बॉर्डर में यहाँ पर आकर दूंगा। बॉर्डर के लिए मैं वेरिएबल यूज करूंगा, वेरिएबल कौन सा, $color3 वाला, ठीक है, मतलब व्हाइट बॉर्डर में इसको देना चाहता हूँ। उसके बाद अब मैंने क्या बोलना है, बॉर्डर मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। बॉर्डर के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि 2 पिक्सल सॉलिड इस कलर का, ठीक है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम ऐसे यूज करते हैं, हम उसके पिक्सल भी बता देंगे कितना आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं T0 लिखूंगा प्लस L यहाँ पे मैं दे दूंगा 50%, ठीक है। इसका क्या मतलब है, टॉप से 0 दे दो और लेफ्ट इसको कितना दे दो, 50%। ML लिखूंगा, ML के बाद मैं बोलूंगा -3 पिक्सल, मतलब मार्जिन लेफ्ट से इसको कितनी दे दो, मार्जिन 3 पिक्सल दे दो। और Z इंडेक्स में इसको दे दूंगा -1, ठीक है। Z इंडेक्स मैंने इसको कितना दे दिया, -1 दे दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरी क्या आ चुकी है, मेरी वर्टिकल लाइन आ चुकी है। अगर मैंने इसको Z इंडेक्स 1 से ज्यादा देता, ठीक है, अगर मैं इसको Z इंडेक्स 1 से ज्यादा देता तो ये मेरी इमेजेस को ओवरलैप कर जाता, और मैं चाहता हूं कि मेरी इमेजेस इसके ऊपर आए। जब भी मैंने इसको Z इंडेक्स जो है वो कम दिया है, मैंने इसको जब भी Z इंडेक्स यहाँ पे क्या दिया है, इसको -1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने ये चीज भी कर ली है। और वो जो मैंने बैकग्राउंड दिया था ना यार, मैं अब उसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब वो बड़ा अजीब सा लगेगा, तो मैं इसको यहाँ से अब कॉमेंट कर देता हूँ, हटाऊंगा नहीं, ताकि जब आप लोग कोड एक्सेस करो तो आपको दिखे, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ। तो यार बहुत जबरदस्त यहाँ पे चीज दिख रही है। अब हम अपने कार्ड्स वगैरह को अंदर की स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे अपनी एनिमेशन वगैरह पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मैंने एक H2 बनाया हुआ है मैं उसको टारगेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मेरा H2 है मैं उसके लिए बोलूंगा कि भाई FW700 के उसका फॉन्ट वेट क्या कर दो, 700 कर दो। और कलर मैं उसको दे दूंगा क्या, कलर मैं उसके लिए वेरिएबल वाला यूज करूंगा, कौन सा वेरिएबल, color3, मतलब मैं उसको कलर कौन सा देना चाहता हूँ, व्हाइट कलर देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसी चीज को यहाँ पे करता हूँ कॉपी, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और एक सेकंड, ये मेरे साथ ये भी आ चुकी है एक एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई इसके अंदर जो एक स्मॉल टैग है अब उसको स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि कलर तो इसका भी क्या रहना चाहिए, यही रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा DIB, मतलब डिस्प्लेस का क्या कर दो, इनलाइन ब्लॉक कर दो। और MB 15 पिक्सल, MB मतलब मार्जिन बॉटम से इसको कितनी दे दो, 15 पिक्सल दे दो, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा डॉट टेक्स्ट बॉक्स, डॉट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मेरा एक पैराग्राफ टैग है उसमें आपने सिंपल क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, आपने इसको कलर दे देना है व्हाइट कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे color-3 दे दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे कार्ड्स भी क्या हो चुके हैं, ये कंटेनर के अंदर का जो टेक्स्ट था वो सारी चीजें भी क्या हो चुकी हैं, स्टाइल हो चुकी है। बहुत प्यारे लग रहे हैं यार हमारे कार्ड्स यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पर आओ तो देखो ये आप एरो देख रहे हो, ये एरो कैसे बनाएंगे, अब हम इस पर आते हैं, ठीक है। अब इस एरो को बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आप आओगे यहाँ HTML के टैग में, और यहाँ पर आकर आपने अपने पैराग्राफ टैग को खत्म करने के बाद, पैराग्राफ टैग को आपने खत्म होने के बाद आपने यहाँ पर एक और टैग ऐड करना है जिसका नाम होगा स्पेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेन टैग ऐड करूंगा और इसके अंदर मैं एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। क्लास दूंगा किस नाम से, left-container-arrow, ठीक है। मैंने किस नाम से क्लास दे दी, left-container-arrow। और इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हर जगह पेस्ट कर दूंगा। तो Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर लाकर इसके अंदर जब मैं पेस्ट करूंगा पैराग्राफ टैग के बाद, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट की जगह क्या लिख दूंगा, राइट लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेरा राइट कंटेनर है, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, राइट कर दूंगा। उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा, ये मेरा लेफ्ट कंटेनर है तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा राइट कंटेनर है तो मैं यहाँ पर इसको जब पेस्ट करूंगा तो मैं लेफ्ट की जगह क्या कर दूंगा, राइट कंटेनर लिख दूंगा, ठीक है, राइट कंटेनर एरो। उसके बाद अब मैं आऊंगा यहाँ पर, और जो मेरा आखिरी बचा है कंटेनर, इसके अंदर मैं ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट कंटेनर है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूं। और अब हम आ जाते हैं, अब हम इन एरोस को क्या करना शुरू करेंगे, स्टाइल करना शुरू करेंगे, ठीक है। इन एरोस को स्टाइल करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर लिखना है डॉट लेफ्ट कंटेनर डैश एरो, ठीक है। आपने इस वाली क्लास को क्या करना है, टारगेट करना है। सबसे पहले आप बोलोगे H0,
ठीक है। S0 के बाद आप बोलोगे प्लस W0, इसका क्या मतलब है, हाइट और वेट कितनी दे दो, 0 दे दो। उसके बाद मैं बोलूँगा POA, मतलब पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दो। T मैं इसको दे दूंगा, मतलब टॉप से मैं इसको दे दूंगा 28 पिक्सल, ठीक है। टॉप से मैंने इसको 28 पिक्सल दे दिया। Z इंडेक्स मैं इसको दे दूंगा 1, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर टॉप दूंगा, ठीक है। बॉर्डर मैं इसको कहाँ से दूंगा, टॉप से दूंगा। बॉर्डर टॉप से मैं इसको कितना दूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई 15 पिक्सल सॉलिड। सॉलिड के बाद मैं बोलूंगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद मैं ये इसी चीज़ को क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी डुप्लीकेट कर लूंगा और बॉर्डर टॉप के बजाय मैं यहाँ पे लिख लूंगा बॉर्डर बॉटम, कि भाई बॉर्डर बॉटम से भी मुझे सेम प्रॉपर्टीज़ ही चाहिए। और उसके बाद मैं इसी चीज़ को दोबारा डुप्लीकेट करूंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे बॉर्डर लेफ्ट से भी चाहिए, लेकिन किस कलर का चाहिए, वेरिएबल वाला फंक्शन यूज़ करूंगा और इसके अंदर मैं ये कलर 2 अपना यूज़ कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं आखिरी जो प्रॉपर्टी इसको दूंगा वो मैं दे दूंगा इसको राइट से -14 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे राइट से -14 पिक्सल दे दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे क्या हो चुका है, यहाँ पे मेरे लेफ्ट कंटेनर के अंदर एरोज आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब हम राइट कंटेनर पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसी चीज़ को क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सही करते हैं और इसी चीज़ को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। लेफ्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे राइट लिख दूंगा। अब मुझे इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ करनी है, मुझे इसमें चेंजेस यहाँ करनी है कि मैं बॉर्डर लेफ्ट की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बॉर्डर राइट लिख दूंगा, ठीक है। और इसी जगह यहाँ पे राइट की जगह मैं इसको क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मेरी सेम रहेंगी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे राइट एरो भी अपना बना लिया है। तो ये मैंने दोनों एरोज भी अपने बना ली हैं, मैंने अपने कार्ड्स भी डिज़ाइन कर लिए, मैंने अपनी वर्टिकल लाइन भी डिज़ाइन कर ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आना है अपनी एनिमेशन पे। तो सबसे पहले मैं जो एनिमेशन डिज़ाइन करूंगा वो मैं करूंगा किसके लिए, टाइमलाइन के लिए डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। तो टाइमलाइन के लिए डिज़ाइन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले टाइमलाइन वाली स्टाइलिंग पे। तो टाइमलाइन वाली स्टाइलिंग कहाँ है मेरी, ये रही। इसके अंदर मैं एनिमेशन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करूंगा सबसे पहले तो, और मैं बोलूँगा कि भाई जो मैं एनिमेशन बनाने वाला हूँ उसका नाम होगा मूव, ठीक है। 4 सेकेंड होगी उसकी स्पीड, लीनियर, और लीनियर के बाद मैं बोलूँगा फॉरवर्ड्स। अब ये दो चीज़ें क्या काम करती हैं, देखो लीनियर का मतलब होता है एक स्मूथ स्पीड के साथ, मतलब आपकी जो एनिमेशन की जो स्पीड हो वो एक स्मूथ एनिमेशन के साथ हो, एक स्मूथ स्पीड के साथ हो। इसका मतलब ये होता है कि ना आपकी स्पीड एक्सीलरेट होनी चाहिए, ना आपकी स्पीड डी एक्सीलरेट होनी चाहिए, मतलब ना एकदम से बढ़ जाए आपकी स्पीड, ना एकदम से कम हो जाए, बिल्कुल स्मूथ स्पीड के साथ चलना चाहिए। और फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जब आपकी एनिमेशन ख़त्म हो जाए ना, तो आपके जो एलिमेंट्स हैं जिन पर आपने अपनी ये एनिमेशन अप्लाई करी हुई है, ठीक है, वो एक जगह आकर रुक जाएं, जहाँ पर एनिमेशन ख़त्म हो रही है वो वहीं पर ही क्या हो जाए, रुक जाएं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है अगर हम देखें एनिमेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे @ की फ्रेम्स यूज़ करूँगा। आइडेंटिफायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, मूव लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने एनिमेशन की प्रॉपर्टी के अंदर बताया कि मैंने एनिमेशन किस नाम से बनाई है, मूव के नाम से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मूव लिख दिया। इसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई 0% पर 0% पर आपने क्या करना है, 0% पर आपने अपनी एनिमेशन का क्या करना है, हाइट इसको आपने दे दी है 0%, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा 0% पर तो ये होगा, लेकिन 100% पर आपकी हाइट क्या हो जानी चाहिए, 100% हो जानी चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो किस तरीके से मेरी स्मूथ एनिमेशन के साथ, देखो एक ही स्पीड के साथ आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, मेरी ये वर्टिकल लाइन आते हुए दिख रही है। मैं आपको दोबारा इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखो दोबारा देख रहा हूँ कितनी स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको एक ही स्पीड के साथ ये आपको आते हुए दिख रही है। और जैसे एनिमेशन खत्म हो रही है तो ये जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं पर ही रुक चुकी है। तो ये चीज़ हुई है फॉरवर्ड की मदद से, और जो हमने लीनियर यूज़ करा है उसकी मदद से क्या हो रहा है कि एक स्मूथ स्पीड के साथ ये चीज़ काम कर रही है। तो हमने ये चीज़ तो देख ली। अब जो हमने देखना है वो हमने अपनी कार्ड्स पर क्या करनी है, अपने कार्ड्स पर जो है वो हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने कंटेनर वाले डिव के अंदर, और कंटेनर वाला डिव मेरा कहाँ चला गया, एक सेकेंड, मेरा कंटेनर वाला डिव ये रहा, ठीक है। इसके अंदर मैं आकर बोलूँगा सबसे पहले एनिमेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, और मैं बोलूँगा कि जो एनिमेशन मैं बनाने वाला हूँ मूव डाउन के नाम से क्या करूँगा, एनिमेशन बनाऊँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद मैं इसमें भी वही लीनियर और फॉरवर्ड्स वाली प्रॉपर्टी को क्या कर दूँगा, अप्लाई कर दूँगा, ठीक है भाई। इसके बाद मैं बोल दूंगा ओपेसिटी इसकी क्या कर दो, 0 कर दो। ओपेसिटी 0 इस वजह से कि मैं चाहता हूँ मेरे कार्ड्स मुझे नहीं दिखें, जब एनिमेशन अप्लाई हो उसके बाद मेरे पास कार्ड्स आना जो है वो स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा @ keyframes, ठीक है, की फ्रेम्स, और मैंने एनिमेशन किस नाम से बनानी है, मूव डाउन के नाम से। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा मूव डाउन,
ठीक है, डाउन लिखूंगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई 0% पर आपने क्या करना है, 0% पर मतलब जब आपकी एनिमेशन स्टार्ट हो आपने ओपेसिटी क्या कर देनी है, 1 कर देनी है। और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म का फंक्शन, और ट्रांसफॉर्म के फंक्शन में मैं ट्रांसलेट वाई का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के अंदर मैं ट्रांसलेट वाई का फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा -30 पिक्सल ये क्या करे, अपने आप को मूव करे। ठीक है, और जैसे ही एनिमेशन क्या हो जाए 100% पर चली जाए तो ओपेसिटी तो इसकी 1 ही रहनी चाहिए ताकि आपको ये दिखे। और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, 0 पिक्सल कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100% करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अभी अगर आपको चल के दिखाऊंगा तो देखना एक इशू मेरे पास अभी आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको चलता हूँ और मैं जैसे ही इस पेज को क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखो एकदम से मेरे पास सारे कार्ड्स आ गए। लेकिन जो मेरा डेमो प्रोजेक्ट है उसमें ऐसा नहीं हो रहा। उसमें क्या हो रहा है, पहले एक कार्ड आता है, फिर दूसरा कार्ड आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा। मतलब कार्ड जो है वो एक एनिमेशन डिले के बाद आ रहे हैं, थोड़ा सा डिले के बाद आ रहे हैं। पहले एक कार्ड आता है, फिर उसके 1 सेकंड बाद दूसरा आता है, फिर उसके 1 सेकंड बाद तीसरा कार्ड आता है, फिर 1 सेकंड बाद चौथा आता है। तो ये चीज मैं कैसे अचीव करूंगा, यहाँ पर तो मेरे सारे कार्ड्स क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे एक एक करके कार्ड को लाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सूडो क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिखूंगा कंटेनर, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कंटेनर, और मैं सूडो क्लास कौन सी यूज करूंगा, nth चाइल्ड की। ठीक है, nth चाइल्ड के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरा पहला चाइल्ड है, पहला चाइल्ड कौन है, वो HTML वाला कार्ड। ठीक है, HTML वाला कंटेनर। मैं बोलूंगा कि भाई इसमें आपने क्या करना है, एनिमेशन डिले इसकी कर देनी है आपने, एनिमेशन डिले इसकी आपने कितनी कर देनी है, 0 सेकंड। ठीक है, अगर इसको आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं होगा। मतलब अगर आप HTML पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई, मतलब अगर आप HTML के लिए ये काम नहीं करोगे तब भी कोई मसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 सेकंड से। तो पहला एलिमेंट तो आपका 0 सेकंड पर आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लिख लो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखोगे तब भी ये चीज़ सही काम करेगी। अब मेरे पास कार्ड्स कितने हैं, 5, तो मैं इसको 5 बार क्या करूँगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। 3 हो गया, 4 और ये 5 हो गया। अब मैं बोलूँगा जो मेरा दूसरा कार्ड है, जो मेरा दूसरा कंटेनर है, वो आए 1 सेकंड के बाद। ठीक है, वो कब आए, वो आए यहाँ पर 1 सेकंड के बाद, तो मैं लिख लूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि जो मेरा तीसरा कार्ड है, जो मेरा तीसरा कंटेनर है, वो आए 2 सेकंड के बाद। ठीक है, 2 सेकंड के बाद आए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूंगा, मैं इसको यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई जो मेरा चौथा कार्ड है, ठीक है, जो मेरा चौथा कार्ड है वो आए 3 सेकंड के बाद। ठीक है, और जो मेरा 5वां कार्ड है वो कब आए, वो आए, मैं इसको यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ जो मेरा 5वां कार्ड है वो आए 4 सेकंड के बाद। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 4 सेकंड। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो देखो यहाँ पर मैंने अपनी टाइमलाइन, एनिमेटेड टाइमलाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। देख रहे हो कितनी स्मूथ एनिमेशन के साथ ये सारे कार्ड्स आपको आते हुए दिख रहे हैं और बिल्कुल कंप्लीट हमने इसको कर लिया है। सिर्फ एक मसला आएगा, क्या ये प्रोजेक्ट अभी रिस्पॉन्सिव है, चलो देख लेते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे आपका इसको रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ तक तो सब ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 600 पिक्सल के बाद जाकर ना ये बड़ा अजीब सा हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो कितना अजीब सा हो रहा है। तो मैं 600 पिक्सल के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मीडिया क्यूरीज को अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर मीडिया क्यूरीज को अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा @मीडिया। मीडिया स्क्रीन के बाद मैंने क्या करना है, स्क्रीन के बाद मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एंड। ठीक है, मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, एंड लिखूंगा। एंड के बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैक्स डेट। ठीक है, मैक्स विड्थ मैं इसकी कितनी दे दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई जब 600 पिक्सल हो, मैक्स विड्थ जब 600 पिक्सल हो तब आपने इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। ठीक है, और 600 पिक्सल से जब ज्यादा हो जाए तो आपने जो ऊपर प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं उनको अप्लाई करना है। लेकिन जब भी मैक्स विड्थ 0 से लेकर 600 पिक्सल तक रहेगी तब आपने इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। ठीक है, किन प्रॉपर्टीज को यहाँ मैं बता दूंगा। मैं बोलूंगा सबसे पहले मेरी टाइमलाइन पर प्रॉपर्टीज क्या कर दो, मैं इसको मार्जिन कितनी दे दूंगा, 50 पिक्सल दे दूंगा। ठीक है, टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा ऑटो। ठीक है, ये मेरी टाइमलाइन तो यहाँ पे मैंने डिजाइन कर दी। उसके बाद मैं अपनी वो जो मैंने टाइमलाइन बनाई थी ना, जो मैंने अपनी वर्टिकल लाइन जो बनाई थी, मैं उसको यहाँ पे आऊंगा टाइमलाइन आफ्टर, और टाइमलाइन आफ्टर के अंदर आकर मैं बोलूंगा लेफ्ट से इसको कितना कर दो, 31 पिक्सल कर दो। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई डॉट कंटेनर, कि भाई कंटेनर में आपने क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, कंटेनर की विड्थ आप कर दो सबसे पहले तो 80%। ठीक है, कंटेनर की विड्थ 80% हो गई। पीएल के बाद मैं बोलूंगा 80 पिक्सल, मतलब पैडिंग लेफ्ट से इसका कितना कर दो, 80 पिक्सल कर दो। और फिर मैं बोलूंगा पीआर का मतलब पैडिंग राइट से आप कितनी दे दो, 25 पिक्सल
पिक्सल दे दो, ठीक है, ये चीज़ भी हो चुकी है। अब मैं डॉट टेक्स्ट बॉक्स को क्या करूँगा, टारगेट करूँगा और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं बोलूँगा कि भाई जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कितना कर दो, 13 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को भी क्या कर दिया, स्टाइल कर दिया। अब मैं बोलूँगा कि भाई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मेरा स्मॉल है, ठीक है, उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो स्मॉल है उसमें मार्जिन बॉटम मैंने पहले ज़्यादा दी थी, अब मैं इसको दे दूँगा 10 पिक्सल दे दूँगा, ठीक है भाई, ये चीज़ भी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा डॉट राइट कंटेनर, जो मेरा राइट कंटेनर है उसमें मैंने क्या बोलना है, मैं इसको लेफ्ट से क्या कर दूँगा 0, ताकि जो मेरा राइट कंटेनर है वो भी अब कहाँ आ जाए, लेफ्ट साइड पर आ जाए, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस में मैं चाहता हूँ कि सारे कंटेनर मेरे लेफ्ट साइड पर रहें, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा डॉट लेफ्ट डैश कंटेनर, ठीक है, लेफ्ट डैश कंटेनर कहाँ गया, ये रहा। और मैं बोलूँगा कि भाई इनकी जो इमेजेस हैं, ठीक है, लेफ्ट कंटेनर और डॉट राइट डैश कंटेनर, राइट डैश कंटेनर कहाँ है, ये रहा। और इसके अंदर की भी जो इमेज है, दोनों पर मैं क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई इनकी जो इमेज है उनको लेफ्ट से कितना दे दो, 20 पिक्सल दे दो, ताकि वो कहाँ आ जाए, 20 पिक्सल लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब मैंने जो आखिरी प्रॉपर्टी देनी है वो ये है कि डॉट लेफ्ट डैश कंटेनर एरो, ठीक है, और कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट राइट डैश कंटेनर डैश एरो, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस पर मैं क्या प्रॉपर्टीज दूंगा, मैं इनको बोलूँगा कि भाई सबसे पहले तो बॉर्डर राइट ले लो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर डैश राइट, और राइट लिखूंगा मैं, यहाँ पर राइट लिखना है, ठीक है। बॉर्डर राइट पे मैं इनको क्या बोलूँगा कि 15 पिक्सल, 15 पिक्सल के बाद बोलूँगा सॉलिड, सॉलिड के बाद मैं वेर वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं कलर 2 दे दूंगा इनको, ठीक है। और उसके बाद अब मैं क्या बोलूँगा, बॉर्डर लेफ्ट से इनको कितना दे दो, मैं यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट दूंगा और बॉर्डर लेफ्ट से मैं इनको 0 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लेफ्ट से कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए। मेरे पास कितने, मेरे पास कहाँ पे आने चाहिए बॉर्डर, सिर्फ राइट पे आने चाहिए। तो मैं बॉर्डर लेफ्ट से अब हटा दूंगा और लेफ्ट से मैं इनको कितना दे दूंगा, -14 पिक्सल दे दूंगा, ठीक है, ताकि जितने भी मेरे एरोज हैं वो आपको सारे वहाँ पर मिल जाएँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अभी मेरी विड्थ 600 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो मैंने पहले स्टाइलिंग अप्लाई करी थी, अभी इन पर वही स्टाइलिंग अप्लाई। जैसे ही मेरी विड्थ 600 कम होना शुरू होगी, तब आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी जो मैंने मीडिया क्यूरीज में अप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखते रहो, अभी आराम आराम से देख रहे हो, जैसे ही मेरी विड्थ 600 से कम हुई है तो देखो इन पर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं। देख रहे हो, एरो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ चुकी हैं, इमेजेस भी लेफ्ट साइड पे आ चुकी हैं, या आपकी जो वर्टिकल लाइन थी वो भी लेफ्ट साइड पे आ चुकी है। क्या इस पे एनिमेशन अप्लाई हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी। देखो मैं आपको इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको यहाँ पे मेरी एनिमेशन भी मिल रही है। तो ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिव एंड एनिमेटेड टाइमलाइन वेबसाइट। इसको आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, अपने उन प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस टाइमलाइन, इस एनिमेटेड टाइमलाइन के थ्रू, ठीक है। तो इस एनिमेटेड टाइमलाइन के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स को और बहुत सारी वेबसाइट्स को आप, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखा दी है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करो, अपने किन किन प्रोजेक्ट्स में यूज़ करो, ये अब आपका टैलेंट होगा, ठीक है। तो अब एक और काम ये करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यार, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये जो कलर्स वगैरह होते हैं ये कहाँ से लेने चाहिए। देखो वैसे तो खैर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कलर पैलेट है, गूगल कलर पैलेट है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। लेकिन एक वेबसाइट है जो मुझे बिगिनर्स के लिए बहुत पसंद है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर जाकर लिखो कलर हंट, ठीक है, कलर हंट लिखो आप यहाँ पे, और ये जो पहली वेबसाइट है आप इस पे चले जाओ। ये वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको कलर्स वगैरह में कभी भी कोई भी इशू होता है तो आप यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पे आपको ये हेक्सा कोड मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे ये कॉपी भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन भी मिल जाएंगे। देखो ये कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर्स ले सकते हो। जो बिगनर्स है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आप जो है वो बहुत सारे कलर्स देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कलर्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। अब एक चीज़ और कर लेते हैं यार, जब इतनी मेहनत करी है तो इसको यार क्या कर लेते हैं, नेटलीफाई पे होस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा नेटलीफाई। नेटलीफाई के बाद आपने क्या करना है, इस पहली वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आपने अभी तक इस पे अकाउंट नहीं बनाया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से इस पर अकाउंट बना लो, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स फ्री में यहाँ पे क्या कर सको, होस्ट कर सको। मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट क्या कर लूँगा, लॉगिन कर लूँगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आपके पास इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा एड न्यू साइट्स का। आपने इस एड न्यू साइट पे क्लिक करना है, डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा, मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई डेस्कटॉप के अंदर मैंने क्या बनाया था, एक फोल्डर बनाया था टाइमलाइन वेबसाइट का, ठीक है। ये जितनी भी फाइल्स हैं आपने इन फाइल्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या कर देना है, कंप्रेस टू जिप फाइल। आपने इसकी क्या बना देनी है, एक जिप फाइल बना देनी है। और जिप फाइल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने index.html के नाम से इसकी एक जिप फाइल बना दी। जिप फाइल बनाने के बाद आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक कीमती मिनट लेगा। उसके बाद ये आपको क्या कर देगा, आपकी वेबसाइट को होस्ट कर देगा, ठीक है। आपकी यहाँ पे देखो वेबसाइट मेरी होस्ट हो चुकी है। अब वेबसाइट तो होस्ट हो चुकी है, मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है साइट कॉन्फ़िगरेशन में। और ये जो इतना अजीब सा लिंक आना है ना यार, मुझे ये वाला URL नहीं चाहिए। अपने
वेबसाइट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, चेंज साइट नेम पे क्लिक करूँगा। चेंज साइट नेम पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आके इस वेबसाइट का कोई भी यूआरएल बना सकता हूँ जो मेरे लिए असाइन है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा टेक्जीन, ठीक है। मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, टेक्जीन लिखूंगा। टेक्जीन के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश, डैश के बाद मैं लिखूंगा टाइमलाइन, टाइमलाइन, ठीक है। और यहाँ पे .netlify.app तो आएगा ही आएगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब जो मेरे प्रोजेक्ट का जो यूआरएल बना है वो मेरा क्या बन चुका है, techzine-timeline.netlify.app। ये यूआरएल, ये लिंक मैं किसी को भी दूंगा तो वो बंदा मेरी इस प्रोजेक्ट को ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में देख सकता है ईजिली, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट। आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के दिखाऊंगा HTML और CSS से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, बिगिनर फ्रेंडली HTML और CSS की, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में भी जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट, जावास्क्रिप्ट का कोर्स चल रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इस कोर्स को ज़रूर फॉलो करना। जब आप HTML CSS अच्छे से सीख लो तो इस कोर्स को ज़रूर फॉलो करना। यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है, और जैसे ही जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल खत्म होगा उसके बाद मैं आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।